आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कई लाख रुपया केवल जो है डीपीआर बनाने के नाम पे खर्च कर दिया गया। अंततः मेट्रो को ये कहना पड़ा कि भैया अब पहला पिछला पैसा क्लियर कर दो तब हम बनाएंगे। कभी वहाँ बेड नहीं मिलते, कभी वहाँ पर्ची नहीं बनती, पर्ची बनते तो डॉक्टर नहीं होते, एक्सरे मशीनें हमारी वहाँ ज़्यादातर समय खराब रहती हैं, बीच में बिजली कट गई थी, कई दिन तक जो है वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो पाए। कि पहले तो कॉलेज 2-4 ही हमारे यहाँ पे बने, जो बने उनमें आज तक 5-5 साल बीत गए, अध्यापक रिक्रूट नहीं हो पाए। गाजियाबाद को आज तक कूड़ा निस्तारण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी होने के बावजूद, ट्रेनिंग करने के बावजूद भी एक पूरे तरीके से चलने वाला प्लांट नहीं मिल सका। कूड़ा उठाया जाता है, एक गाजीपुर जैसा पहाड़ ना बन जाए इसलिए जगह जगह जो है कूड़े को फेंक दिया जाता है। जीडीए और आवास विकास एक बिल्डर की तरह एक्ट करते हैं, सपने दिखाते हैं कि यहाँ से जो है 15 मीटर पे मेट्रो का स्टेशन होगा, यहाँ से 20 मिनट में हम जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। वसुंधरा के लोगों को आरटीएस से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सड़कों पे लोड कम हुआ? नहीं हुआ। मोहन नगर पे ट्रैफिक बढ़ रहा है? बढ़ता जा रहा है। आज भी इंदिरापुरम जूझ रहा है कि जीडीए से इसे नगर निगम को हैंडओवर कैसे किया जाए। अहम के टकराव की वजह से आज तक या पैसे की फंडिंग की वजह से हमारी वैशाली से मोहन नगर तक मेट्रो नहीं आ पाई और सेक्टर 62 से मोहन नगर हमारी मेट्रो नहीं आ पाई। दो ही जिले आपको सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। गौतम बुद्ध नगर का विकास देख लीजिए और गाजियाबाद का विकास देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है, जिसके मद्देनजर लगातार नेटिव न्यूज की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे पर जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। अभी हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद के सांसद हैं और जनरल वीके सिंह है, जो कि भाजपा से हैं। आपको मैं बता दूं, गाजियाबाद जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गढ़ इसलिए माना जाता है, अगर आज की स्थिति की बात करूं तो गाजियाबाद के जो मेयर हैं वो भी भाजपा से हैं, गाजियाबाद के जो विधायक हैं वो भी भाजपा से हैं, गाजियाबाद के जो सांसद हैं वो भी भाजपा से हैं। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम है भूपेंद्र नाथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गाजियाबाद की समस्या को करीब से जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गाजियाबाद के जो सांसद हैं जनरल वीके सिंह, उनके भी विकास की बात करेंगे। भूपेंद्र जी, सबसे पहले मेरा सवाल यह है आपसे, गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, गढ़ मानने के बावजूद गाजियाबाद को विकास की नज़र में भाजपा ने क्या दिया है? नमस्कार, क्षेत्र की जनता को मेरा नमस्कार। आपका थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा कि गढ़ है इसीलिए मेयर यहाँ के हैं और विधायक यहाँ के हैं और सांसद यहाँ के हैं, भाजपा के हैं, मतलब कहना चाहिए। गढ़ का क्या मतलब है? गढ़ का मतलब है सीट सुरक्षित है यहाँ पे। आप देखिए विडंबना कि पिछले 10 साल से पहली बार हमारे राजनाथ सिंह जी लड़े, 5 साल से अचानक से बाहर से लाए गए एक कैंडिडेट थे, जबकि संगठन बहुत मजबूत है भाजपा का यहाँ पे। उसके बावजूद बाहर से एक कैंडिडेट को लाया गया और हमारे सर पे बैठा दिया गया कि आप इन्हें चुनिए। सुरक्षित सीट थी इसलिए उनका जीतना लगभग तय था। इसके बाद हमारे जनरल वीके सिंह जी को लाए, उन्होंने अपनी नौकरी में या अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया होगा, मैं उस पर वो वाद विवाद नहीं करना चाहता। सिंपल सी बात है, वो आए, बाहर से आए और उन पे समय नहीं है कि वो क्षेत्र की जनता के लिए कोई कार्य कर पाते। छोटा सा उदाहरण से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि राजनगर एक्सटेंशन में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित था। उस स्टेडियम के लिए किसानों ने अभी धरना किया, मैं भी उस धरने का पार्ट था, उस धरने प्रदर्शन में मैं भी बैठा था। वहाँ से जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया जनरल वीके सिंह जी से, तो जनरल वीके सिंह जी ने कहा कि अच्छा, क्षेत्र में ऐसे कोई स्टेडियम बनना था? तो आप सोच के देखिए कि वो जिले के प्रथम व्यक्ति हैं। जिले के प्रथम व्यक्ति के संज्ञान में बात नहीं होनी चाहिए, जिले के प्रथम व्यक्ति को इनका क्रियान्वयन करना है और क्षेत्र की जनता को यहाँ पे योजनाएं देनी है। और वो हमारे वीके सिंह जी, जिसमें उन्हें एक भी सरकार का कोई पैसा नहीं लगना, वो कह रहे हैं कि मेरे को ये बात ही संज्ञान में नहीं है कि यहाँ पे किसी प्रकार के स्टेडियम का निर्माण होना है। तो सोचने का विषय यह है कि क्या उनका क्षेत्र पे पकड़ है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ मेट्रो बननी थी, नोएडा सेक्टर 62 से एक मेट्रो आनी थी हमारी यहाँ मोहन नगर तक और एक आनी थी वैशाली से मोहन नगर तक। हमारी कई टीमें, वसुंधरा विकास समिति है, वरिष्ठ नागरिक समाज है, इनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारा कई बार उनसे मिला, लेकिन बात आज तक आगे नहीं बढ़ पाई। हर बार कभी पैसा ना होने का हमें जो है वो कह दिया गया, कारण बता दिया गया। लेकिन आप देखिए कि यदि वसुंधरा की वसुंधरा नहीं, हमें गाजियाबाद की अगर हम मेन समस्याएं तो देखिए क्या है। सड़कों पर ट्रैफिक है, सड़कों पर ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन अपना हाई लेवल पे है। सड़कों पर ट्रैफिक करने के लिए हमें मेट्रो जैसी योजना की जरूरत थी। वो मेट्रो को अगर आप देखिए कहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास कर रही है, राजनगर एक्सटेंशन 4-5 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास हमारी वसुंधरा में, ऐसे ही वैशाली में, ऐसे ही इंदिरापुरम में। जब बात आती है कम्यूटर्स की, तो कम्यूटर्स हमारे जो जाते हैं वो अब जब वैशाली पहुंच ही नहीं पाएंगे तो नेचुरल बात है सड़कों पर ट्रैफिक होगा। सड़कों पर इसीलिए इनसे डिमांड थी कि भाई आप हमें यहाँ पे मेट्रो दीजिए। पहले लाने लगे उड़न खटोला आएगा जी, उड़न खटोला बड़ी मुश्किल से लोगों के विरोध के बाद इन्होंने कैंसिल किया। कई लाख रुपया
कई लाख रुपया केवल जो है डीपीआर बनाने के नाम पे खर्च कर दिया गया। अंततः मेट्रो को ये कहना पड़ा कि भैया अब पहला पिछला पैसा क्लियर कर दो तब हम बनाएंगे। अब आ जाइए, हम अब बात करते हैं, पहले पूरे जिले की बात करते हैं। जिले की बात करते हैं, ले दे के हमारे पास एक बड़ा सरकारी अस्पताल जिसे एमएमजी कहते हैं, ज़्यादातर समय वो समस्याओं से ग्रसित रहता है। कभी वहाँ बेड नहीं मिलते, कभी वहाँ पर्ची नहीं बनती, पर्ची बनते तो डॉक्टर नहीं होते, एक्सरे मशीनें हमारी वहाँ ज़्यादातर समय खराब रहती है। बीच में बिजली कट गई थी, कई दिन तक जो है वहाँ पे ऑपरेशंस नहीं हो पाए, कई दिन तक जो है वहाँ मरीजों को शिफ्ट किया गया, किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया, बारिश के समय में पानी भर गया, जनरेटर से बैकअप नहीं चल पाया। ये आए दिन की वहाँ समस्याएं हैं। क्या विकसित से विकासशील देशों की जब विकासशील से हम जब विकसित देशों की तरफ जाते हैं तो क्या अस्पतालों का संरचना ऐसी होती है? क्या अस्पतालों का स्वरूप ये होता है? अब आ जाइए एजुकेशन सेक्टर पे। एजुकेशन सेक्टर की बात करिए कि आज ही की देख लीजिए, अखबारों की खबर है कि पहले तो कॉलेज 2-4 ही हमारे यहाँ पे बने, जो बने उनमें आज तक 5-5 साल बीत गए, अध्यापक रिक्रूट नहीं हो पाए, तो वो कॉलेज नहीं बन पाए। उन्हें बनने में 8 साल लग गए। आज ही की रिपोर्ट है कि 6-6 साल में पैसा सैंक्शन हुआ। तो खुद देखिए कि इस गति से जब हम कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, तो क्या ये विकास की गति होनी चाहिए? अब आ जाइए कूड़े की गंदगी पे आ जाइए, पॉल्यूशन पे आ जाइए। पॉल्यूशन और गंदगी पे आप बात जब करते हैं तो आप देखिए कि गाजियाबाद को आज तक कूड़ा निस्तारण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी होने के बावजूद, ट्रेनिंग करने के बावजूद भी एक पूरे तरीके से चलने वाला प्लांट नहीं मिल सका। जो प्लांट चला भी वो ज़्यादातर वक्त खराब रहा और करप्शन का शिकार हो गया। आप देखिए कि कूड़ा उठाया जाता है, एक गाजीपुर जैसा पहाड़ ना बन जाए इसलिए जगह जगह जो है कूड़े को फेंक दिया जाता है। 2-2 मीटर के ढेर लगते हैं, वहां से रोज फेंक दिया जाता है। क्या कहा गया? मैंने आरटीआई लगाई, मैंने सरकार से पूछा, मैंने कहा भाई आप बताइए ये क्या है? तो उन्होंने कहा जी इसे हमने द्वितीय कूड़ा घर बना दिया है, सेकेंडरी कूड़ा कलेक्शन का सेंटर बना दिया है। सेकेंडरी कूड़ा कलेक्शन सेंटर के लिए क्या स्पेसिफिकेशन है? तो बताया गया जी कि यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे होगा, हवा में बदबू ना आए उसके लिए जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा, बाउंड्रीज बनाई जाएंगी। क्या एक भी आप पूरे जिले में घूम के बता दीजिए सेकेंडरी कूड़ा संग्रह गृह जो है ऐसा कोई भी बना हुआ है? आप देख लीजिए। तीसरी बात, मैंने आरटीआई लगाई, मैंने पूछा जी आपने विलोपित कूड़ा घर बनाए थे, विलोपित कूड़ा घर क्या आपका सक्सेस रहा प्रोजेक्ट? जवाब आया जी रहा, सब किताबों में। कैसे रहा जी? मैंने पूछा क्या लागत आई? कहने लगे जी 1 लाख रुपए की एक लागत आई एक विलोपित कूड़ा घर को बनाने में। तो मैंने कहा विलोपित कूड़ा घर पे आपने वहां से कूड़ा हटना चाहिए था ना। फिर आप देखिए कि यहीं पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, इंदिरापुरम थाने से पहले का देख लीजिए और आगे का देख लीजिए, उसके सामने वाली रोड का देख लीजिए, 2 सारे विलोपित कूड़ा घर के साथ में ही कूड़ा आज भी डल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कूड़ा निस्तारण नहीं हो रहा। ये पूरे जिले की समस्या। मैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी से भी जाके मिला इस समस्या पे। आप देखिए ट्रक चल रहे हैं, कभी किसी मैदान में डालने जाते हैं, कभी किसी मैदान में डालने जाते हैं, किसान विरोध करते हैं, वहां कूड़ा डलना बंद हो जाता है। जब टाउन प्लानिंग आपने करी तो टाउन प्लानिंग में कूड़े को फेंकने के लिए जो व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए थी या उसको निस्तारित करने के लिए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो टाउन प्लानिंग का हिस्सा क्यों नहीं? जीडीए और आवास विकास एक बिल्डर की तरह एक्ट करते हैं, सपने दिखाते हैं कि यहाँ से जो है 15 मीटर पे मेट्रो का स्टेशन होगा, यहाँ से 20 मिनट में हम जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। वसुंधरा का गाजियाबाद से कनेक्टिविटी ऐसा माध्यम बता दीजिए कि डायरेक्टली हो, किसी भी तरह से नहीं है। घर से आदमी पहले पैदल निकलता है, फिर वहां से एक ई रिक्शा पकड़ के मेवाड़ कॉलेज तक पहुंचता है और मेवाड़ कॉलेज से या तो ऑटो पकड़ता है या बस पकड़ता है, तब गाजियाबाद पहुंचता है। किसी भी, मैं कहता हूं किसी भी क्षेत्र में, निकटवर्ती क्षेत्र क्या हमारा नोएडा है, सेक्टर 62 पहुंचने का आप मुझे बता दीजिए। दिल्ली है आनंद विहार, आप दिल्ली आनंद विहार पहुंचने का किसी भी निकटवर्ती क्षेत्र में हम यहां से डायरेक्टली कहीं नहीं पहुंच सकते। कहां पहुंच सकते हैं आसानी से? मेरठ पहुंच सकते। तो गाजियाबाद जिले को इसमें क्या मिला? आरआरटीएस आई, किसके लिए आई? मेरठ के लोगों के लिए आई। मेरठ के लोग आराम से आनंद विहार आ जाएंगे। मेरठ के लोग हमारे सराय काले खान जाके क्या करेंगे? पूरे प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा थी, आज तो आरआरटीएस ने भी मान लिया कि बिना मेट्रो के लिंक को पूरा करे हमारी आरआरटीएस प्रॉफिटेबल नहीं है। वसुंधरा के लोगों को आरआरटीएस से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सड़कों पे लोड कम हुआ? नहीं हुआ। मोहन नगर पर ट्रैफिक बढ़ रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र की आबादी 1 लाख से 7 लाख हो गई। वसुंधरा का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी जगह का ले लीजिए, राजनगर एक्सटेंशन का ले लीजिए, वो भी समस्याओं से ग्रसित है। पानी आज तक वहां सप्लाई नहीं हुआ, गंगा वाटर सप्लाई कागजों में रह गई। सारा पानी जो है वाटर दोहन जो है वो जमीनों से हो रहा है। जमीनों से जब सारा वाटर दोहन हो रहा है, वहां पे सब चीजें अनाप शनाप, कोई भी कार वॉशिंग चालू कर देता है, कोई भी जो है मशीन जमीन से पानी निकालता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कार्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा, केवल जमीनों से पानी का दोहन हो रहा है। दिल्ली जैसी समस्या यहाँ भी हो जाएगी। पहले 15 मीटर पे पानी था, फिर 50 मीटर पे पहुंच गया, फिर 75 मीटर पे पहुंच जाएगा। एक स्टेज के बाद होगा जी यहाँ तो पानी की समस्या होने वाली है, अगली बारिश अगर नहीं होगी तो पानी भी नहीं मिलेगा। तो क्या
इस तरीके से हम विकासशील देश से विकसित देश बनेंगे? विकासशील देश से विकसित देश बनने में हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनमें एक जीडीपी भी पैरामीटर है। मैं मानता हूँ जीडीपी पे आपको फुल मार्क्स दे दिए, जीएसटी कलेक्शन पे आपको फुल मार्क्स दे दिए। अब आप आ जाइए, मेरी जब बात आती है एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर में आपने पर लाख के हिसाब से कितने स्कूल कॉलेजेस के आज तक निर्माण किया? 33% आरक्षण था, 33% आरक्षण आपने महिलाओं को दिया, अभी संसद में पास किया, उसके हिसाब से आपने कितने महिला कॉलेज खोले आज तक? आप बताइए, जिले में कितने महिला कॉलेज खोले, कितने सरकारी आपने अस्पताल खोले? आज ही की रिपोर्ट है, डूंडाहड़ा में एक चालू कर देंगे, करड़ा में एक चालू कर देंगे। इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यही रही कि हमेशा अगले 5 साल की योजनाएं बताई, जो करंट में 5 साल बीत गए उसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। अगले 5 साल में हम ये इतने अस्पताल और बना देंगे, वो बने या नहीं बने इससे कोई लेना देना नहीं। अब आइए, इलेक्शन कितने चालाकी से लड़ा जाता है। हर इलेक्शन से पहले एक संगठित लूट करी जाती है। क्या लूट की जाती है? पहले क्या होता था, अक्सर हमने जो मूवीज देख के हम बड़े हुए थोड़ा बहुत, तो क्या दिखाते थे कि एक सांसद या विधायक जो है क्षेत्र में जाता था, जनता को शराब का या पैसे का प्रलोभन देता था और वोट खरीद लेता। आज ऐसा नहीं है, आज तो बड़ी संगठित लूट है। हर इलेक्शन से पहले क्या करिए, एक स्कीम लाइए, श्रमिक योजना। श्रमिक योजना का क्या क्राइटेरिया है? इसे छोड़ दीजिए किनारे। हर आदमी को उस वक्त श्रमिक मान लिया, हाउस वाइफ है वो भी श्रमिक है, और सबके खातों में तुरंत 1-1 हजार रुपए आप ट्रांसफर कर दिए। संगठित लूट। जो सरकार आज से 10 साल पहले कहती थी कि हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, आज वो जाति पे पूरी बेस है। आज वो पूरी बात, आज विकास का उन्होंने किसी भी भाषण में आप दिखाइए विकास का जिक्र, केवल इतनी सी बात आती है, डबल इंजन सरकार होगी तो तेजी से विकास होगा। हमारे हिंडन से फ्लाइट चालू करी गई, हिंडन से फ्लाइट चालू गई, आप बताइए वहां से फ्लाइटें चलती हैं? वसुंधरा जैसे जगह को देख लीजिए, लोकल बसों के स्टैंड्स बने थे, बसें आज तक नहीं चल पाई। कनेक्टिविटी आज भी समस्या बनी हुई है। आप ये देखिए कि कहां तो हमें कहते हैं कि डबल इंजन सरकार का बेनिफिट मिलेगा, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डबल इंजन सरकार में आपसी लड़ाई और आपसी खींचतान में ही हमारे वसुंधरा है, राजनगर एक्सटेंशन है, का विकास रुका हुआ है। आप देखिए, जब वसुंधरा बना था एक मॉडर्न सिटी के हिसाब से बना था। गाजियाबाद में जितने भी शहरी क्षेत्र बसाए गए, आप राजनगर एक्सटेंशन ले लीजिए, वैशाली ले लीजिए, इंदिरापुरम ले, सारे क्षेत्र अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी इंदिरापुरम जूझ रहा है कि जीडीए से इसे नगर निगम को हैंडओवर कैसे किया जाए। ये अव्यवस्थित विकास का सबसे बढ़िया उदाहरण है। जिस दौरान बारिश होती है उस वक्त गड्ढे नहीं भरे जाते, नालों की सफाई नहीं होती, जो रेगुलर काम पहले होते थे वो भी बंद हो गए हैं। हर जगह की कोई आरडब्ल्यू कहीं खड़ी हो जाती है, कहीं कोई संगठन खड़ा हो जाता है, वो प्रयास करता है, उन प्रयासों के माध्यम से जो है सफाइयाँ होती हैं। सड़कें बन नहीं पाती तो इसलिए गड्ढे भरवाने की कोशिश की जाती है। गड्ढों के लिए भी पूरा पैसा नहीं होता, तो गड्ढे कैसे भरे जाते हैं? जहां का पार्षद ने जोर मार दिया, या जहां की पब्लिक ने जोर मार दिया, या जहां के आरडब्ल्यूएस ने अपना जोर लगा लिया, उन जगहों के गड्ढे भर दिए जाते, नहीं तो वो गड्ढे भी नहीं भरे जाते। राजनगर एक्सटेंशन में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनना था। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए किसान बेचारों ने अपनी जमीनें जो है सरकार को दे दी, जीडीए उसमें पार्टी थी, और बीसीसीआई ने उस जमीन को खरीद लिया। 1 रुपया नहीं लगना था सरकार का। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 200 करोड़ के 200 करोड़ बीसीसीआई लगा रही थी। केवल जीडीए को क्या अप्रूवल देना था? मैप का अप्रूवल देना था। लोग, किसान फिर धरने पे बैठ गए। आप देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि कहीं भी किसानों ने बढ़ा के मुआवजे नहीं मांगे आपसे। किसानों ने ये नहीं कहा, किसानों ने कहा जी जिस पर्पस के लिए आपने जमीन ली थी, आप हमारा वो स्टेडियम बना दीजिए। क्या बना? नहीं बना। अहम के टकराव की वजह से आज तक, या पैसे की फंडिंग की वजह से, हमारी वैशाली से मोहन नगर तक मेट्रो नहीं आ पाई, और सेक्टर 62 से मोहन नगर हमारी मेट्रो नहीं आ पाई। पूरे इंडिया में कहीं भी मेट्रो चल रही है वहां नुकसान में है मेट्रो। केवल दिल्ली एनसीआर की मेट्रो प्रॉफिट में। यहाँ के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन है, ये सरकारी आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन गाजियाबाद से है, चाहे डायरेक्ट टैक्स की बात हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो। 2 ही जिले आपको सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। गौतम बुद्ध नगर का विकास देख लीजिए और गाजियाबाद का विकास देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। मैं कहता हूँ सारे इंडिया को छोड़ दीजिए, मैं गाजियाबाद जिले की बात करता हूँ। तहसील परिसर देख लीजिए, आरटीओ परिसर देख लीजिए, जितने भी सरकारी परिसर है, विकास भवन देख लीजिए, क्या टॉयलेट्स की स्थिति सुधर गई? क्या जितने टॉयलेट वसुंधरा में बने हैं साफ सुथरे हैं? क्या वो काम कर सकते हैं? उनमें से 33% क्या महिलाओं के लिए हैं? जिस बात को मंच से आपने बोला कि भाई महिलाएं हमारी बाजार में जाती हैं, यहाँ जाती हैं, उन्हें टॉयलेट की समस्या बनी रहती है, क्या इस तरीके के टॉयलेट्स वास्तव में सुलभ उपलब्ध हुए हमें? अगर मैं आपसे जनरल वीके सिंह साहब की बात करूं तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप उन्हें? सर वो बहुत बड़े हैं मेरे से, मैं उनको नंबर नहीं दे सकता, ना नंबर देना मुझे उचित लगता है। बट बीइंग ए एमपी, यदि आप उनको देखिए तो जिस आदमी को क्षेत्र की जानकारी नहीं हो, जिसकी उपस्थिति नगण्य रही हो क्षेत्र में, ये एक अपने आप में प्रश्नवाचक है, और इसका जवाब इस बार जनता को सोचना चाहिए। आखिरी बार कब दिखाई दिए थे वो?
हमारे क्षेत्र में अभी एक प्रोग्राम में आए थे, पब्लिक के बीच में तो अपीयरेंस जीरो है उनका। जो भी आते हैं कभी अपने साथियों के बुलाए पे किसी प्रोग्राम में अपीयरेंस देते हैं, बस वही सफिशिएंट है उनका। एजुकेटेड होना बहुत अपनी बात है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए एक डिफरेंट तरीके की सोच चाहिए होती है। आप देखिए यहाँ पे जीडीए आवास विकास कार्य करते हैं वही ट्रेडिशनल पुराने तरीकों पे, और आजकल तो वो वैसे भी बिल्डर बन गए। उन्हें ज़मीनें जो हैं यहाँ पे सोना उगलती हैं। जब ज़मीनें सोना उगलती हैं तो उनसे आप ये उम्मीदें मत करिए कि आपको वो अस्पताल के लिए ज़मीन मुफ्त में दे देंगे, आपको वो कॉलेज के लिए ज़मीन मुफ्त में दे देंगे। और यही नज़रिया हमारे जो चुने हुए पार्षद हैं या विधायक हैं या उनके दिमाग में। अभी हाल ही में उन्होंने बोला कि ज़मीन का आपको रेट पता है यहाँ पर क्या है, तो ज़मीन का अगर रेट देखना है तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, आप सरकार मत चलाइए, सोशल वेलफेयर की स्कीम से मत लाइए। फिर आप एक तरफ कहते हैं जी हम इतना अनाज देते हैं, हम इतने घर बना के देते हैं, हम इतना देते हैं, तो क्या मध्यम वर्गीय परिवार जो शहरी उपभोक्ता है या अर्बन लोकलाइट्स हैं, क्या उनको एक अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? या सरकारी योजनाओं का लाभ उनका लेना उनका हक नहीं बनता? उनका लाभ उतना ही हक बनता है जितना एक गरीब आदमी का बनता है या जिसका एक ज़रूरतमंद का बनता है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स की बात करें, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। मिडिल क्लास के लिए आप ना स्कूल बनाना चाहते हैं, ना उनको कोई कॉलेज बनाकर देना चाहते हैं, ना अस्पताल की सुविधाएं आप देना चाहते हैं। एक आदमी यदि 100 रुपये कमाता है तो 15 से 20 रुपये का उसका खर्चा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में उसका चला जाता है। तो वो 20 रुपये का जो लोड उसके ऊपर पड़ता है वो ज़िंदगी भर अपने लोन की किस्त और इन्हीं के बीच में जूझ के रह जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना पड़ेगा कि अर्बन लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं या जो ये नए क्षेत्र बने हैं जिसमें हमारा राजनगर एक्सटेंशन, वैशाली, वसुंधरा है, यहाँ पे स्वास्थ्य, एजुकेशन, एक स्वच्छ पानी और इसके अलावा प्रदूषण से मुक्ति, इन सब क्षेत्रों में हमारे प्रतिनिधियों को काम करना चाहिए था, जो नहीं हुआ।